हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष स्टडीज़ एकेडमी में। हम लोग आज सीटेट से संबंधित जूनियर सामाजिक अध्ययन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आज की क्लास में हमने 30 प्रश्नों को लिया है और ये सभी 30 प्रश्न प्रीवियस ईयर से संबंधित हैं और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। जितने उत्तर सही होते हैं अंत में कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने बुलंद किया? ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन बी है चित्तरंजन दास ने, ऑप्शन सी है वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक ने। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। डी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि शुरुआत में महात्मा गांधी नमक आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के पक्ष में नहीं थे और निम्न में से किसने उन्हें महिलाओं को आंदोलन में जुड़ने की स्वीकृति देने के लिए मनाया? ऑप्शन ए है अंबाबाई, ऑप्शन बी है पंडिता रमाबाई, ऑप्शन सी है ताराबाई शिंदे, ऑप्शन डी है सरोजनी नायडू। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरोजनी नायडू ने गांधी जी को महिलाओं को नमक आंदोलन में सम्मिलित करने के लिए मनाया था। डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत हमें बताना है। ऑप्शन ए में है कि माउंटबेटन भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय था, तो ऑप्शन ए सही है। बी में है कि 15 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया, तो 15 अगस्त नहीं है, यहाँ पर 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, इसलिए बी गलत है। सी देखते हैं। सी में है कि कांग्रेस का बॉम्बे अधिवेशन जुलाई 1946 में हुआ। जुलाई 1946 में मेरठ अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की थी, तो सी भी गलत है। डी में है कि अंबेडकर साहब ने भारत के पहले कानून मंत्री बने, तो डी सही है। अंबेडकर साहब भारत के पहले कानून मंत्री थे। इसमें बी और सी ये दोनों गलत हैं, हमें इसमें गलत बताना था। तो जब ये प्रश्न आया था तो इसमें 2 ऑप्शन गलत हुए थे, इसलिए आयोग ने इसमें कॉमन नंबर सबको दिया था, तो बी और सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय ने, बी है वीरे सलंगम पुंतलू ने, ऑप्शन सी है दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन डी है ईश्वरचंद विद्यासागर ने। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और इसका मुख्यालय कहाँ था? मुंबई में, और मुंबई से बाद में इसका मुख्यालय लाहौर में बनाया। सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ज्योतिराव फूले ने अपनी किताब गुलामगिरी अमेरिका के लोगों को क्यों समर्पित की? ऑप्शन ए है कुछ अमेरिकी नागरिक अधिकार सक्रियतावादियों ने इसके प्रकाशन में आर्थिक मदद की थी। बी है इसके प्रकाशन से कुछ साल पहले अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई। ऑप्शन सी है इस किताब में विस्तार से वर्णन किया गया कि कैसे अमेरिकी अश्वेतों ने नागरिक अधिकार आंदोलन लड़ा। ऑप्शन डी है फूले ने यह किताब तब लिखी जब वह अमेरिका में एक अल्पकालिक भ्रमण पर गए थे। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसके प्रकाशन में कुछ साल पहले अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी, इसीलिए इन्होंने गुलामगिरी पुस्तक अमेरिका के लोगों को समर्पित किया था। ये जो गुलामगिरी पुस्तक है ये भारत की निचली जातियों पर और अमेरिका के दास प्रथा पर लिखी गई थी। किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा। बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प को चुनें। यहाँ पर एक कॉलम है और यहाँ पर दूसरा कॉलम है, एक कॉलम को दूसरे कॉलम से मिलान करना है। ये में दिया हुआ है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिराव फूले ने किया था। ये का कौन सा सही है? ये में 3 सही है, तो ये के सामने 3 हो गया, यहाँ ये के सामने 3 लिख देते हैं, ये के सामने 3 हो गया। बी में है कि सतनामी आंदोलन की स्थापना घासीदास ने की थी, यानी कि बी के सामने 1 है, तो बी के सामने 1 हो गया। सी में है मथुआ पंथ क्या है? इसकी जो है स्थापना किसने किया था? हरिदास ठाकुर ने, यानी कि सी का मिलान 2 से है। डी में है स्वाभिमान आंदोलन, तो स्वाभिमान आंदोलन की स्थापना रामास्वामी नायकर ने की थी, यानी कि जो डी है, डी में क्या है? 4, तो डी में 4 है। अब ये ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ हमें ये पता है कि डी में 4 है, तो सबसे पहले डी ऑप्शन को पकड़ते हैं। डी में यहाँ पर 2 है, इसलिए गलत हो जाएगा। डी में यहाँ पर 4 है, यहाँ में 4 है, और डी में यहाँ पर 1 है, इसलिए 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब कौन सा बचा? बी और सी बचा। तो यहाँ पर सी में कौन सा है? सी में दूसरा है, तो सी में दूसरा देखते हैं। डी में चौथा, डी में चौथा, सी में दूसरा किस में है? बी में है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये में 3, बी में 1, सी में 2 और डी में 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो डी इसका जो है, बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित परतों में से वायुमंडल की कौन सी परत में उल्कापिंड जाते हैं, जल जाते हैं? क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं। ऑप्शन ए कि समताप मंडल, बी है क्षोभ मंडल, सी है बाह्य मंडल और डी है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल नहीं, यहाँ इंग्लिश में से ही लिखा हुआ है मेसोस्फीयर, यानी कि मध्य मंडल। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य मंडल में या मेसोस्फीयर में उल्कापिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं। ये सबसे ठंडा मंडल होता है, इसे ठंडा मंडल कहते हैं। यहाँ पर जो तापमान होता है वो माइनस में होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा क्यों प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए है कि क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कम से कम वर्ष में एक बार सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। ऑप्शन बी में है कि क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है। ऑप्शन सी है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ऑप्शन डी है कि पृथ्वी के जो रिवोल्यूशन है, यानी कि पृथ्वी की परिक्रमा के कारण। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कम से कम वर्ष में एक बार सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, इसलिए ऊष्मा सबसे अधिक यहाँ पर मिलता है। कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है क्या? ये मान लिया जाए पृथ्वी है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। यहाँ पर ये जो रेखा है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर रेखा 23.5 डिग्री पर कौन सी होती है? कर्क रेखा होती है। और नीचे 23.5 डिग्री, यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर कौन सी रेखा होती है? मकर रेखा होती है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य हमेशा लंबवत होता है, यानी कि 90 अंश पर चमकता है। इसीलिए यहाँ पर ऊष्मा अधिक मिलती है, और यहाँ पर ऊष्मा अधिक मिलती है तो तापमान अधिक होता है, तापमान अधिक होता है तो वर्षा अधिक होती है, और वर्षा अधिक होता है तो वन अधिक हैं, और वन अधिक हैं इसीलिए यहाँ पर जैव विविधता अधिक है, यानी कि जीव जंतुओं की बहुलता अधिक है। तो ये सारे कंडीशन कहाँ बनते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ये है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन से शहर स्वर्ण चतुर्भुजीय मार्ग द्वारा जुड़े हैं? अब सबसे पहले हम भारत का मैप बनाएंगे। तो ये है अपने भारत का मैप, ये है भारत का
मैं अब यहाँ पर क्या है, महाराष्ट्र है, यहाँ पर क्या है, दिल्ली है, यहाँ पर क्या है, कोलकाता है, और यहाँ पर चेन्नई है। यहाँ पर दिल्ली, यहाँ पर कोलकाता, यहाँ पर चेन्नई और यहाँ पर मुंबई, ये 4 शहर हैं। इन 4 शहरों को जो जो रास्ता है, उसे जो रोड है वो मिलाती है, इसे चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर्ण चतुर्भुज का नाम दिया गया है। अब ये देखिए चतुर्भुज जैसा हो गया, एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चार भुजा, चार भुजा हो गया, इसलिए स्वर्ण चतुर्भुजीय नाम दिया गया है, स्वर्ण चतुर्भुजीय मार्ग। तो ये कौन कौन सा शहर है, ऑप्शन ए में है कि दिल्ली, कांडला, चेन्नई, कोलकाता। कांडला इसमें नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी में है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी, गुवाहाटी नहीं, इसलिए बी गलत हो जाएगा। सी में है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ये है कि अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। बी में है कि भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं कि जो अंतर्जनित बल होता है उसी से आकस्मिक गति उत्पन्न होता है, यानी जो अंतर्जनित बल है उसी से भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी ये सब उन्हीं से आते हैं। और जो बाह्य जनित बल होता है उससे क्या होता है, अपर्दन होता है। तो ये दोनों कथन सही हैं, और जो कथन बी है ये एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कि कथन ये और बी दोनों सही हैं और बी ये की सही व्याख्या करता है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में कह रहा है कि क्षोभ मंडल, इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है। तो क्षोभ मंडल में ओजोन परत की गैस कहाँ पाई जाती है, क्षोभ मंडल में ओजोन परत नहीं पाई जाती है, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। बी में कह रहा है कि समताप मंडल अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो उल्कापिंड किस मंडल में जलते हैं, ये जलते हैं मध्य मंडल यानी मेजोस्फीयर, इसलिए यहाँ पर समताप मंडल है, बी गलत हो जाएगा। अब सी क्या कहता है, सी कह रहा है कि मध्य मंडल इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। तो मध्य मंडल में तापमान माइनस में होता है, इसलिए सी भी गलत है, यहाँ बढ़ने को बोल रहा है। डी कह रहा है कि बाह्य वायुमंडल, जिसे बाह्य वायुमंडल को थर्मोस्फीयर कहते हैं, इसमें रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः परावर्तित कर दी जाती हैं। तो जो बाह्य वायुमंडल होता है इसे थर्मोस्फीयर कहते हैं। इसमें एक मंडल होता है जिसे आयन मंडल कहते हैं, और आयन मंडल से रेडियो तरंगे परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर आती हैं, जिसके कारण रेडियो और टेलीविजन का प्रसारण संभव हो पाता है। तो डी इसका सही जवाब है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आतपन के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ये कथन है, ये कथन क्या कह रहा है कि सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। तो पहला तो कथन सही है। बी कथन है कि आतपन की मात्रा और प्रबलता दोनों में ऋतुओं में और साल भर बदलती रहती है, ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है कि आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है, तो ये गलत है। अब क्या होता है कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर ऊपर नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, यानी कि भूमध्य रेखा इसे कहते हैं। अब भूमध्य रेखा से यदि पोल की तरफ जाओगे, यानी कि उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाओगे, इसके मतलब ये हुआ कि भूमध्य रेखा से यदि ध्रुवों की तरफ जाओगे तो तापमान में कमी होगी। जब तापमान में कमी होगी तो आतपन की जो मात्रा है
आतपन की जो मात्रा है इसमें भी कमी होगी, यानी कि भूमध्य रेखा से जब ध्रुव की तरफ जाओगे तो आतपन की मात्रा में कमी होगी। यहाँ कह रहा है कि बढ़ेगी, तो इसलिए सी गलत हो जाएगा। ये और बी इसके सही जवाब हैं। तो ये भी किस कथन में, किस ऑप्शन में है? ये और बी ये ऑप्शन में, इसलिए ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एशिया में भारत किस यातायात के साधन का सबसे बड़ा जाल है? ऑप्शन है सड़क मार्ग, बी है रेल मार्ग, सी है जल मार्ग, डी है पाइपलाइन। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में यातायात के साधन का सबसे बड़ा जाल क्या है? रेलवे। देखिए, रेलवे नेटवर्क में सबसे पहले स्थान पर पूरे विश्व में अमेरिका है। अमेरिका रेलवे नेटवर्क में पहले स्थान पर है। दूसरे पर कौन है? तो दूसरे पर चीन है। और तीसरे पर कौन सा है? तीसरे पर रूस है। और चौथे पर, रेल नेटवर्क में चौथे स्थान पर अपना भारत है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए कथनों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यहां पर दिया हुआ है कथन कि मानव एक विशेष संसाधन किस कारण है? ऑप्शन ए कौशल के कारण, या ज्ञान के कारण, या प्रौद्योगिकी के कारण, या व्यक्तित्व के कारण। इसका सही उत्तर बताइए। इसमें सही जवाब हो जाएगा कि मानव एक विशेष संसाधन किसके कारण है? कौशल और ज्ञान के कारण। तो ये और बी इसके सही जवाब हैं। ये और बी ऑप्शन ये में है, इसलिए ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वृक्षों की उन कतारों को क्या कहते हैं जो मृदा को अपरदन से बचाने हेतु वायु की गति को रोकने के लिए लगाई जाती है? ऑप्शन है अंतरा सस्यन, बी है आश्रय पट्टी जिसे शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं, और सी है समोच्च रोपण, डी है पट्टीदार रोपण। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आश्रय पट्टी। आश्रय पट्टी क्या होता है? जैसे मान लिया जाए ये खेत है और यहाँ पर वायु बहुत चलती है, तो जो ये खेत होता है इसकी जो मृदा होती है उसको वायु अपरदन से रोकने के लिए इस खेत के चारों तरफ क्या लगा दिए जाते हैं? पेड़ लगा दिए जाते हैं। जब पेड़ लगा दिया जाता है तो इसमें वायु मिट्टी को उड़ाकर नहीं ले जा पाती, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। इसे आश्रय पट्टी कहते हैं या शेल्टर बेल्ट कहते हैं, ये जो पेड़ों को लगाते हैं। तो बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित मूल्यों, विश्वासों, विचारों व लक्षणों को कहते हैं। ऑप्शन ए में है कि रिवाज रूढ़ी, बी में है निर्जातीयता, सी है संस्कृत, डी है आत्मसात्करण। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कल्चर, यानी कि ये संस्कृति है। सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये है कि कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। कथन ये सही है। बी कथन है कि कोस्टा रिका की सरकार ने सेना पर खर्च करने की बजाय साफ व सुरक्षित पानी, सफाई और पोषण पर खर्च करने का निर्णय लिया है। तो बी भी कथन सही है। इनकी ये और बी दोनों कथन सही हैं और बी ए का सही व्याख्या भी करता है। तो ये ऑप्शन किस में है? ये और बी दोनों सही हैं। बी सही ये की व्याख्या करता है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सही उत्तर है। ये जो कोस्टा रिका देश है ये कहाँ है? ये मध्य अमेरिका में स्थित है, यानी कि ऊपर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, फिर यहाँ से लेकर फिर यहाँ नीचे कौन सा महाद्वीप है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। ये उत्तरी है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। ये वाला जो भाग है ये मध्य अमेरिका है, और मध्य अमेरिका में यहाँ पर कोस्टा रिका देश है। इसे विश्व का सबसे स्वच्छ देश माना जाता है। तो ये इसका सही जवाब है। ये सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक प्रजातांत्रिक सरकार के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ये है कि सरकार के पास कानून बनाने की ताकत तो होती है पर लागू करने की नहीं, यानी कि प्रजातांत्रिक सरकार में ऐसा ही होता है कि सरकार कानून बना लेती है लेकिन लागू नहीं कर पाती, तो ये गलत हो जाएगा। प्रजातांत्रिक सरकार में सरकार कानून बनाती है और लागू भी करती है।
बी में है कि कानूनों के बिना सरकार की निर्णय लेने की शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। यदि कानून सरकार नहीं बनाएगी और कानून बनाए बिना कोई निर्णय लेगी तो पूरी तरीके से जो है लागू नहीं होंगे, ना उसके लिए कोई बाध्य हो पाता है। तो इसलिए बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सी में है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, सी गलत है। डी में है कि प्रजातांत्रिक सरकार कुछ वयस्कों को वोट देने का अधिकार होता है, तो सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार होता है, कुछ नहीं। तो इसलिए बी सी यानी कि डी सी गलत है, ये गलत है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। तो बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में अधिकांश कामकाजी महिलाएं निम्नलिखित में क्षेत्र में कार्य करती हैं। ऑप्शन ये है कृषि कार्य में, बी है चिकित्सा पेशा में, डी है शिक्षण कार्य में और सी है शिक्षण कार्य में, डी है निजी कंपनियों में। तो कामकाजी महिलाएं अधिकतर कहाँ काम करती हैं? एग्रीकल्चर वर्कर यानी कि कृषि कार्य में। तो ये इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम वेतन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? न्यूनतम वेतन ऑप्शन कथन ये है कि न्यूनतम वेतन का कानून मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नहीं बनाया गया है। भाई न्यूनतम वेतन का कानून इसीलिए बनाया गया था कि जो मजदूर हैं उनको सुरक्षा मिलेगी। तो ये इसका गलत जवाब हो जाएगा। बी में है कि एक मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी देनी चाहिए, इसीलिए तो कानून बनाया गया है कि न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी देनी चाहिए। ये कम कह रहा है, बी इसलिए गलत है। सी है सरकार द्वारा मजदूरों के लिए सुनिश्चित किया गया वेतन न देना गैर कानूनी है। तो सी इसका सही जवाब है। जितना वेतन न्यूनतम वेतन निश्चित किया गया है उतना वेतन देना पड़ेगा, अगर जो नहीं दोगे तो क्या है? गैर कानूनी है। तो सी इसका सही जवाब है। सी किस में है? सी किस में है? तो ऑप्शन डी में सी दिया हुआ है, तो डी इसका सही उत्तर है। डी सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यह स्पेस का निर्णय होता है जो एक लोकतांत्रिक सरकार बनाता है और इसके कामकाज के बारे में निर्णय लेता है। लोकतांत्रिक सरकार कौन बनाता है? ऑप्शन ए में है निर्वाचित सरकार, बी है भारत के लोगों, सी है राज्यसभा के सदस्य, डी है लोकसभा के सदस्य। तो सरकार कौन बनाता है? सरकार पीपुल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के लोग वोट देते हैं, जिसके बाद सरकार का गठन होता है, सरकार बनती है। तो भारत के लोगों द्वारा सरकार बनाया जाता है। बी इसका सही जवाब है। बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पुरुष की तुलना में घर में और घर के बाहर दोनों जगह पर एक श्रमिक के रूप में महिला की स्थिति स्पेस के रूप में निर्दिष्ट है। कैसा है? ऑप्शन है दोहरा बोझ, बी है अधिभार, सी है दोहरा काम, डी है अधिसम। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोहरा बोझ। ऑप्शन ये इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय का उल्लेख नहीं किया गया। किस न्याय का उल्लेख नहीं किया गया? सामाजिक, बी है आर्थिक, सी कानूनी, डी है राजनीतिक। इसका सही उत्तर बताइए। तो भारतीय प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं। कितने प्रकार के न्याय हैं? 3। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये 3 प्रकार के न्याय हैं, कानूनी न्याय नहीं है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सी सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से किसके पास होता है? ऑप्शन ए विधायिका, बी है कार्यपालिका, सी है न्यायपालिका, डी है संसद। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो जुडिशरी है यानी कि न्यायपालिका है, ये संविधान की व्याख्या का अधिकार प्राप्त है। किसे? सुप्रीम कोर्ट को। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है? ऑप्शन ए है मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी है दादा भाई नौरोजी और डी है महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी शिक्षा हमें गुलाम बना देगी। इन्होंने यानी कि गांधी जी ने बेसिक जो एजुकेशन है उसका
बुनियादी शिक्षा दिया था। किसने? महात्मा गांधी ने। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। डी सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में 4 पुरातात्विक स्थलों के नाम नीचे दिए गए हैं और इनको उत्तर से दक्षिण बताना है। उत्तर से दक्षिण क्रम में बताना है। ऑप्शन ए है पय्यमपल्ली, बी है भीमबेटका और सी है हुस्नगी और डी है बुर्जहोम। तो पय्यमपल्ली कहाँ में है? पय्यमपल्ली है तमिलनाडु में। बी है भीमबेटका, ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। हुनसगी कहाँ है? ये कर्नाटक में है। और बुर्जहोम कहाँ है? ये जम्मू और कश्मीर में है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे ऊपर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद क्या हो जाएगा? यानी कि डी पहले है, तो डी पहले, सबसे पहले जम्मू कश्मीर होगा। जम्मू कश्मीर के बाद क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? एमपी। एमपी किस में है? एमपी है बी में, तो बी हो जाएगा। इसे काटते हैं, दोबारा लिखते हैं, डी और बी। तो डी हो गया, फिर बी हो गया, और इसके बाद क्या आएगा? कर्नाटक, तो सी हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा? तमिलनाडु, तो इसके बाद ये हो जाएगा। यानी कि डी बी सी ए, डी बी सी ए इसका सही जवाब है। उत्तर से दक्षिण हमें बताना था, डी बी सी ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में प्राचीन समय के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ये एक तरफ ये वाला कॉलम दिया है, दूसरी तरफ बी कॉलम है। ये कॉलम में कह रहा है कि संगम साहित्य की रचना कब हुई थी? संगम साहित्य की रचना 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक हुई थी। यानी कि ये में 2 है, तो ये में 2 हो गया। बी में क्या है कि पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था? 1927 में। यानी कि बी में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो बी में 1 हो गया। सी है कि हर्षवर्धन का शासन, हर्षवर्धन का शासन कब था? हर्षवर्धन का शासन था 606 ईस्वी से लेकर 667 ईस्वी तक। तो हर्षवर्धन किस में हो गया? ये 4 में हो गया। डी में है कि स्वयं यानी ह्वेनसांग का भारत आगमन कब हुआ? तो 630 से 643 की मध्य, यानी कि तीसरा हो गया, डी में तीसरा। तो डी में तीसरा किस में है? डी में तीसरा केवल एक ही ऑप्शन में है। ये में 2, बी में 1, सी में 4 और डी में 3, यानी कि सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या सही जवाब होगा? सी। सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन सुलह ए कुल के विचार के बारे में सत्य है? ऑप्शन ए में कि यह विचार नैतिकता, ईमानदारी, न्याय, शांति की व्यवस्था पर केंद्रित था। बी है कि इस विचार के इर्द गिर्द शासन दर्शन बनाने का प्रयास किया गया। डी है शासन के इस सिद्धांत का जहांगीर और शाहजहां ने पालन नहीं किया। डी है कि विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच थोड़ा भेदभाव आवश्यक विकल्प था। तो ये जो तीसरा चौथा है डी, ये गलत हो जाएगा। ये बी सी, ये तीनों जो कथन हैं ये सही हैं कि जो सुलह ये कुल है, सुलह ये कुल है, ये आगरा का त्योहार है जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। यानी कि सुलह ये कुल महोत्सव कहाँ का है? आगरा का है। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम की एकता के लिए इसे मनाया जाता है। तो इसलिए ये सही है और बी सही है और सी, ये बी सी तीनों इसमें सही हैं और डी गलत है। इसलिए इसमें जो है सत्य बताना था, तो ये बी सी सत्य हो जाएगा। ए बी और सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और ये बी सी किस में दिया हुआ है? ऑप्शन ये में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा मोहर के बारे में कौन सा कथन सही है? ये में कि हड़प्पा संस्कृति के लोग पत्थरों से मोहर बनाते थे, तो ये कथन गलत। सही है कि जो हड़प्पा संस्कृति के लोग थे वो पत्थरों पर मोहर बनाते थे, तो ये ऑप्शन सही है। बी में है कि मोहर साधारणतः गोलाकार होती थी, मोहर चौकोर होती थी, गोलाकार नहीं होती थी, इसलिए बी गलत हो जाएगा। सी में है कि मोहर में एक जानवर की आकृति गढ़ी होती थी। ये जो मोहर है इसमें कौन सी जानवर की आकृति गढ़ी होती थी? तो बाघ, गैंडा, बैल, इनकी आकृति
क्या होती थी, बनी होती थी इस चौकोर मुहर में, जो पत्थर की होती थी। सी सही है और ये सही है, यानी कि ये सी सही है और ये सी चौथे ऑप्शन में है, इसलिए डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 2005 में न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की स्पेस स्थिति का अध्ययन करने और जांच की, किसकी जांच की? ऑप्शन ए में है कि आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक, सामाजिक। अब यहाँ पर इसका उत्तर बताना है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सही संयोजन का चयन कीजिए। ये में है कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, ऐसे सही होगा। या बी में आर्थिक पहले होगा फिर राजनीतिक फिर शैक्षिक होगा। सी में है कि राजनीतिक, शैक्षिक और सामाजिक। डी में है कि आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक। इसका सही उत्तर बताइए। यहाँ पर जो सही रूप से भर जाएगा ये क्या हो जाएगा? आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक, यानी कि डी इसका सही उत्तर है। कौन सा? डी इसका सही जवाब है। डी सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज की क्लास पूरी हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। जितने आपके नंबर सही हुए हैं उतने कमेंट बॉक्स में बता देना है आपको। और आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, नमस्कार।